पढ़ते हैं, काम करने के अधिकार को राज्य सरकार के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया है? कि भाई काम करने के अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर, तो वह कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि आपके पास क्या होगा? राइट टू वर्क होगा। किस चीज़ की बात चल रही है? राइट टू वर्क की बात चल रही है। तो राइट टू वर्क वाली बात कहाँ पर है? अनुच्छेद नंबर 41 के अंदर। कहाँ पर? अनुच्छेद नंबर 41 के अंदर, आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर 41 में इस बात को लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने ये पर्सन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्या बनेगा? ये आसान बनेगा। एक बार पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही आंसर चेक कीजिए। तो सूची 1 में क्या लिखा है? संविधान का अनुच्छेद, सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद के बारे में बात हो रही है। अनुच्छेद नंबर 40, फिर उसके बाद 41, फिर यहाँ पर 44 और फिर उसके बाद 48। ठीक है, इसी के बाद अब अलग अलग अनुच्छेद यहाँ पर बोले गए। सबसे पहला ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत के गठन की बात हमने अभी पढ़ा था, 2 सेकंड पहले एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा? आंसर होगा हमारा ए 40, अनुच्छेद नंबर 40। कहो तो मैं दिखा देता हूं अभी आपको। ये देखिए, ये रहा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित या गठन करने का अधिकार देता है? तो क्या आंसर था? अनुच्छेद नंबर 40 था। तो एक चीज आपको यहां से क्लियर हो गई कि जो पहला है अनुच्छेद नंबर 40, क्या आ जाएगा? ग्राम पंचायत आ जाएगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा, ये ए था, ए का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, क्या बोला गया? काम करने का अधिकार। किस चीज़ की बात आ गई? काम करने के अधिकार की। तो काम करने का अधिकार अभी हमने पढ़ा है, ये रहा काम करने के अधिकार कहाँ पे है? अनुच्छेद नंबर 41 में। तो जो हमने अभी क्वेश्चन अलग अलग करे हैं, जो क्वेश्चन अभी हमने अलग अलग करे हैं, उन्हीं को रिमाइंड करने के लिए, आपको अच्छे से याद कराने के लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। तो आर्टिकल नंबर 41 किस क्या हो जाएगा? काम करने का अधिकार। तो इसका क्या जाएगा? 2। तो ए का 1 है और बी का क्या आंसर है? 2 आंसर है। वैसे तो यहाँ से मैच करके हम निकाल सकते हैं कि देखिए ए का 1 और बी का 2, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे फिर भी पढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता, मतलब सेम रूल के लिए क्या होगा? मतलब सेम जुर्म के लिए सेम सजा मिलेगी। आईपीसी वाली बात हो रही है, अभी हमने कवर किया था ये यहाँ पर, ये रहा। ये बात थी कि एक समान सिविल संहिता की बात कहाँ पर की गई थी? अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर की गई थी, आर्टिकल नंबर 44 के अंदर की गई थी। और वही क्वेश्चन आपके सामने अब यहाँ पर है कि भाई आर्टिकल नंबर 44 क्या है? 3 वाले के लिए है, समान नागरिक संहिता के लिए। अब जो बचा 48 ऑप्शन नंबर डी, अब जो बचा 48 ऑप्शन नंबर डी, वो किसके लिए? कृषि एवं पशुपालन का गठन। कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर वैसे तो क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी के साथ साथ आपको 4 अलग अलग अनुच्छेद भी अब याद हो गए होंगे कि 40 नंबर पे, 41 पे, 44 पे, 48 पे क्या लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, जल्दी से एक बार देखिए और आंसर दीजिए कि क्या आंसर इस क्वेश्चन का आपके लिए हो सकता है। जल्दी से बता दीजिए कि क्या आंसर यहाँ पर होगा। देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अब पर्सन देखिए क्या है, 36 से लेके 51 तक आपको वैसे तो सारे पता होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए, अच्छा एक रह गया, मानव के दुर्व्यवहार और बालक श्रम का प्रतिषेध। मतलब कि एक तो इंसान का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका शोषण नहीं होना चाहिए, और जो बालक श्रम का प्रतिषेध, मतलब बच्चों से जो बंधुआ मजदूरी या 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने आदि खदान में काम करवाया जाता है, उसके ऊपर बैन की बात। तो क्या ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है? क्या इस ऑप्शन नंबर 1 की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंदर होती है? तो नहीं होती है। यह बात कहाँ होती है? फंडामेंटल राइट में होती है। कहाँ पर होती है? अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में। कहाँ पर होती है? अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। आगे
मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों में भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो जो भी हमारे पेय पदार्थ हैं या स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके अंदर जो भिन्न भिन्न उपयोग किए जाते हैं ना अलग अलग औषधियों के, उसके ऊपर प्रतिषेध है कि भाई एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ें यहाँ पर नहीं मिली हुई होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट बोला गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल 2, ना 1 ना 2, सॉरी ना 1 ना 1 और 2, ना ही 1 और 2 में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से देखिए और बताइए कि क्या आंसर यहाँ पर इसका होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुष और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। देखिए क्या बोल दिया? कोई उपबंध नहीं है। तो क्या ऐसी बात है? बिल्कुल गलत बात है। हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? समान कार्य समान वेतन। पिछली क्लासेज में हमने इसे पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया था इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, गलत है। तो जहाँ जहाँ पर 1 का बात है, जहाँ जहाँ पर 1 की बात है, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखना है क्या ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है या फिर हमें डी पे आंसर देना पड़ेगा। तो भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। क्या ये बात ठीक है या गलत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पहला जो शब्द है हमारा वह तो क्या है? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जिसका मतलब छुआछूत था। दूसरे नंबर पे आता है माइनॉरिटी जिसको भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। और तीसरे नंबर पे आपके पास आ गया पिछड़ा वर्ग। तीसरे नंबर पे क्या आ गया? ये पिछड़ा वर्ग आ गया। मतलब कि ये तीनों शब्द ऐसे हैं जिनको संविधान में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट बात बोली गई है। पिछड़े वर्ग को डिफाइन नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मतलब क्या हुआ? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 4 में से 3 डीपीएसपी के अंदर आते हैं और 1 नहीं आता है। तो वो पूछा गया कि भाई कौन सा 1 नहीं आता है? मद्य निषेध अभी बोला गया कि भाई फालतू चीजें ना हो। काम के अधिकार की बात की गई। समान कार्य हेतु समान वेतन, यह भी डीपीएसपी के अंदर है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। और राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए 5 क्वेश्चन और रहते हैं बस। टोटल 20 क्वेश्चन हमें करने थे, 15 कर चुके हैं, 5 और रहते हैं। जल्दी से देखिए और आंसर दीजिए कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से देखिए और आंसर दीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा नहीं गया? मतलब क्या हुआ कहने का कि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं डीपीएसपी में। 4 यहाँ पर लिखी गई है, 4 में से 3 तो जोड़ी गई हैं, 1 नहीं जोड़ी गई। तो वो कौन सी 1 है जो नहीं जोड़ी गई है? यह बात यहाँ पर पूछी गई है। तो हो सकता है जो यह बात यहाँ पर की गई है, कि भाई डीपीएसपी 36 से 51 है। किसी का सब पार्ट कुछ ना कुछ हो सकता है। 39A हमने पढ़ा, जैसे कि 43A भी अलग अलग हैं, C है जैसे। तो 36 से 51 तक बहुत सारे डीपीएसपी लिखे हुए हैं। अब कुछ ऐसे हो सकते हैं जो मूल संविधान में थे, यानी कि जब संविधान शुरू में बना था तब से ही थे। और कुछ ऐसे हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो 42वें द्वारा जो नहीं जोड़ा गया वो पूछा गया। तो देखिए शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा 42वें में जोड़ा गया था।
समान न्याय निशुल्क कानून की सलाह 42वें संविधान में जोड़ी गई थी। देखिए कितने अच्छे अच्छे काम किए गए हैं इंदिरा गांधी के द्वारा। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, यह बात जो थी यह शुरू से ही सेम थी। यह बात मूल संविधान में थी, शुरू से ही थी, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी थी, आगे से देखिए अब आपको आवाज आ गई होगी। तो सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात थी कि भाई यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से हमारे जो डीपीएसपी है वो 36 से 51 तक लिखे हुए है ना। 36 से 51 में से कुछ ऐसे थे जो मूल संविधान में शुरू से ही थे, कुछ बाद में संशोधन करके डाले गए, और कुछ ऐसे हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में। तो इन चारों में से जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, यह कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के टाइम पे जोड़ा गया था। अच्छा, जोड़ा नहीं गया था मतलब ये संविधान में जोड़ा नहीं गया था, ये पहले से शुरू से ही था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये हम सारा डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभार आवाज़ की दिक्कत हो जाती है बीच बीच में, कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल भी ना हो आगे से। नेक्स्ट है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, मतलब भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। यह बात कहाँ पर लिखी गई है? देखिए संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा गया है, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, और आगे क्या बोला गया? ए और सी दोनों में। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना के अंदर भी यह बात लिखी गई है और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी यह बात लिखी गई है। इसीलिए जो हमारा आंसर है वो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कल्याणकारी राज्य, एक अच्छा राज्य बनाना है, ठीक है, तो उसकी बात प्रस्तावना और यहाँ पर दोनों जगह पर की गई है। तो ये हमारे हो गए 7 क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन और रहते हैं, तो 3 क्वेश्चन के लिए और बने रहिए, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। तो जल्दी से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो मैं दूर हो जाता हूँ, एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का, ये फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 और फिर आपके सामने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए कि क्या आंसर आएगा। देखिए कि क्या आंसर आएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए और देखिए। चलो पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये 4 बातें यहाँ पर लिखी गई है और इन चारों में से कौन सी बात सही है वो हमें बतानी है, इनके ऊपर विचार करना है। जरूरी नहीं है सही या गलत, इन चारों में जो लिखा है क्या वो बात सही है गलत है वो बताना है हमें। तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, तो क्या यह विचार जो है निम्न, ठीक है, तो भारतीय नागरिकों के लिए क्या होगा? समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करनी होगी। तो क्या यह बात हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है या नहीं आती है? तो बिल्कुल आती है, हमने इसे पढ़ा था पहले और बीच में इसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था जहाँ पे समान नागरिकों के लिए समान आचार संहिता लागू होगी। तो जो पहला है ये बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, यानी कि ग्राम पंचायतों का निर्माण करना, उनका गठन करना, यह बात भी हमने पढ़ी है। आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, तो बिल्कुल थर्ड बिट बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कुटीर उद्योगों को भी क्या है आगे बढ़ाना है हमने। ये जो क्वेश्चन था कुटीर उद्योगों वाला वो किस प्रकार का था? बोला गया था कि ऐसी कौन सी बात है जो केवल व केवल
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई है और फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों में नहीं लिखी गई है। तो वहां पे फोर्थ ऑप्शन था कुटीर उद्योग वाला, जो केवल डीपीएसपी के अंदर था। तो वहां से हमने करेक्ट आंसर दिया था लास्ट क्लास में, तो जरूर देखो उस लास्ट क्लास को भी। आगे कनेक्ट करते हैं फोर्थ वाले पे। तो ये थर्ड वाली बात भी हो गई। सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, इनमें से कौन से गांधीवाद सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। फोर्थ भी है। क्वेश्चन क्या है कि ये चारों के चारों ही आपके क्या हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डीपीएसपी है। कोई दिक्कत नहीं है, चारों ही डीपीएसपी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा गांधीवादी के अंदर आता है? ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। इनमें से कौन से गांधीवाद सिद्धांत है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंदर काउंट होते हैं? तो गांधीवाद वाले कौन से? इनमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं यहाँ पर। और गांधीवाद वाले सिर्फ दो कौन से हैं? ये सेकंड और थर्ड नंबर वाला। कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड नंबर वाला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बोला है कि एक बार आप 36 से 51 सारे के सारे अनुच्छेदों को देखिए, पढ़िए उन्हें, और फिर उसके बाद उनकी अलग अलग लिस्ट बनाइए। और वैसे आपको मिल भी जाएगी लिस्ट अच्छे से कि भाई कौन से समाजवाद, कौन से गांधीवाद और कौन से उदार बौद्धिक के अंदर आते हैं। तो जब उनकी अलग अलग लिस्ट से आप पढ़ोगे वहाँ पर, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सेकंड और थर्ड वाला है यह किसके अंदर आता है? गांधीवाद के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? गांधीवाद के अंदर आता है। चलिए अब नेक्स्ट आपके सामने है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? कि शराबबंदी करनी है तो यह संविधान के कौन से भाग में लिखी गई है? सॉरी, भाग तो 4 है, कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, यह बात यहाँ पर पूछी गई है। तो क्या आंसर आ जाएगा शराबबंदी की बात का? ये अनुच्छेद नंबर 47, आर्टिकल नंबर 47, ऑप्शन नंबर ए में इस बात को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में इस बात को लिखा गया है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसका आंसर आप खुद से दीजिए। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम इस टाइप के पहले भी कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है आप सभी के लिए, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? पहले जो सेम क्वेश्चन आया है कि लोक कल्याण की बात की गई, वहां पे ऑप्शंस थे अलग अलग। क्या क्या ऑप्शंस थे? सेम प्रस्तावना, फिर उसके बाद प्रस्तावना के बाद फंडामेंटल राइट था वहां पर, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, और फिर ऑप्शन था ए और सी दोनों। अगर सिर्फ इतने ही ऑप्शन आए, इस तरीके से 4 ऑप्शन आ गए, तो आप क्या आंसर दोगे? तो सबसे जो बेस्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, पता है कि कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ लिखी गई है? डी में। कहाँ पर लिखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसके अंदर? डीपीएसपी के अंदर। किसके अंदर? डीपीएसपी के अंदर। तो यह हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। पॉलिटी के डीपीएसपी का चैप्टर आज खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर करेंगे, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे प्रेसिडेंट, जुडिशरी और इन सब के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो मेन आज की क्लास के लिए आपके इतना ही है। ज्योग्राफी की एक क्लास और हम आज पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम एक रीजनिंग की क्लास को भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मी फिगर के साथ ज्वाइन हो जाइए। तो अलग अलग जगह पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट लिखी है www.mefigure.in, फिर मी फिगर हैश लगाओगे आप तो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, और अभी इसी के साथ साथ प्ले स्टोर पर भी, अभी इसी के साथ साथ हम अवेलेबल हैं आपको प्ले स्टोर पर भी। तो जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे साथ जुड़िए, आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को टारगेट कीजिए और उसे अचीव कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा कर, आपके साथ मिलकर। जय हिंद, जय भारत।